नमस्ते। मनोविज्ञान 12वीं की मनोविज्ञान की पुस्तक के 5वें अध्याय जो चिकित्सा उपागम से संबंधित है, इससे संबंधित एक वीडियो में पहले बातचीत की जा चुकी है कि मनुष्य चिकित्सा क्या है, उसमें उपचार की कैसी व्यवस्था होती है और इसके बाद अब हम मनुष्य चिकित्सा के विभिन्न रूपों पर विचार करेंगे। तो इसके कई 4 या 5 रूपों 4-5 से भी ज़्यादा एक आध रूप और इसमें दिए गए हैं आपकी पुस्तक में। तो इससे ज़्यादा प्रारूप भी हैं, लेकिन यहाँ हम 5 या 6 रूपों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है मनोगतिक चिकित्सा का उपागम। अब हम देखेंगे कि मनोगतिक चिकित्सा आखिर है क्या? इसे सबसे पहले सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया। उनके घनिष्ठ सहयोगी कार्ल युंग ने भी इसमें संशोधन किया। बाद में फ्रायड के उत्तराधिकारियों ने, जो नव फ्रायडवादी के नाम से जाने गए, क्लासिकी मनोगतिक चिकित्सा के अनेक रूपांतर उन्होंने स्थापित किया। मोटे तौर पर कहें तो मनोगतिक चिकित्सा ने मन की संरचना, उसके विभिन्न घटकों के मध्य गति, मनोवैज्ञानिक कष्ट के स्रोतों का संप्रत्ययीकरण किया। इन चीजों को हम पहले ही आत्म एवं व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक विकार में पढ़ चुके हैं। मनोगतिक चिकित्सा के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है? इसके अंतर्गत मन की संरचना, विभिन्न घटकों के मध्य गतिकी और मनोवैज्ञानिक कष्ट के स्रोतों का संप्रत्ययीकरण किया गया है। चूंकि मनोगतिक उपागम अंतः मनोद्वंद को मनोवैज्ञानिक विकारों का मुख्य कारण समझता है, अतः उपचार के पहले चरण में इसे ही हम बाहर निकालते हैं। इसकी 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। सबसे पहली विधि है मुक्त साहचर्य विधि। इस विधि में जब एक बार चिकित्सात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और सेवार्थी आरामदेह महसूस करने लगता है, तब चिकित्सक उससे कहता है कि वह बिस्तर पर लेट जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले और मन में जो कुछ भी आए उसे बिना किसी काट छांट के बताए। एक विचार को दूसरे विचार से मुक्त रूप से संबंध रखने को प्रोत्साहित किया जाता है। ये देखिए, ये मनोवैज्ञानिक बैठा हुआ है और इस रोगी को उसने बिस्तर पर आराम से लेटने को कह दिया है और उसे अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करने को कहा है। चिकित्सक इस बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए विचारों का मुक्त प्रवाह, अचेतन मन की इच्छाएं और द्वंद्व जो अहं द्वारा दमित किए जाते रहे हों, वे सचेतन मन में प्रकट होने लगते हैं। सेवार्थी का यह मुक्त बिना काट छांट वाला शाब्दिक वृतांत सेवार्थी के अचेतन मन की एक खिड़की है, जिसमें अभिगमन का चिकित्सक को अवसर मिलता है। इस तकनीक के साथ ही साथ सेवार्थी को निद्रा से जागने पर अपने स्वप्नों को लिखने को कहा जाता है। मनोविश्लेषक इन स्वप्नों को अचेतन मन में उपस्थित अतृप्त इच्छाओं के प्रतीक के रूप में देखता है। स्वप्न की प्रतिमाएं प्रतीक है जो अंतः मानसिक शक्तियों का संकेतक होती है। स्वप्न प्रतीकों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए अहं को सतर्क नहीं करते। यदि अतृप्त इच्छाएं प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त की जाएं, तो सदैव सतर्क अहम उन्हें दमित कर देगा, जो फिर से एक बार दुश्चिंता का कारण बनेगा। स्वप्न की व्याख्या, यह दूसरी विधि है। सेवार्थी को अपने स्वप्नों को लिखने को कहा जाता है ताकि उनकी अतृप्त इच्छाओं की प्रकटीकरण हो सके और उसके कारण जो उन्होंने दमित कर रखा है अचेतन मन में, उसके कारण जो दुश्चिंताएं उत्पन्न होती है, उसके आधार पर उसके रोग का निदान हो सके। स्वप्न की प्रतिमाएं प्रतीक हैं जो अंतः मानसिक शक्तियों का संकेतक होती हैं। देखिए, एक व्यक्ति सपने में कुछ डरावना देख सकता है, वह खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ उड़ता हुआ देख सकता है। एक व्यक्ति चांद को पकड़कर खींच रहा है। तो अगर मैं स्वप्न विश्लेषक तो नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि यह व्यक्ति अपने आम जीवन में किन्हीं चीजों से बहुत डरता है। यह जो महिला है, इसके अचेतन में
बहुत ज़्यादा अवसाद या बहुत ज़्यादा चिंता भरी हुई है। यह उससे आराम पाना चाहती है, जो इसे स्वप्न में खुद को हल्के हल्के स्वरूप में उड़ते हुए देख रही है। और यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो सकता है, जो अपने कठिन परिश्रम की बदौलत अपने लक्ष्य को पाने में यकीन रखता है, चाहे वो लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, कि वह चाँद को उसने इस तरह से बाँधा है कि उसकी डोरी इसके हाथ में है और वह अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। अब आते हैं उपचार की प्रकारता पर। अन्यारोपण, इसे ट्रांसफेरेंस कहते हैं। कुछ हिंदी के शब्द बेहद क्लिष्ट हो जाते हैं, तो उनकी इंग्लिश जाननी ही आवश्यक है। ट्रांसफेरेंस यानी कि अन्यारोपण और व्याख्या। जैसे ही अचेतन शक्तियां सचेतन जगत में आती हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, अचेतन शक्तियां सचेतन जगत में आती हैं। सेवार्थी यानी कि रोगी चिकित्सक की अपने अतीत, सामान्यतः बाल्यावस्था के आप्त व्यक्तियों के रूप में पहचान करने लगता है। चिकित्सक को एक दंड देने वाले पिता या उपेक्षा करने वाली माता के रूप में वह देख सकता है। चिकित्सक एक अनिर्णयात्मक तथापि अनुज्ञापक अभिवृत्ति बनाए रखता है और सेवार्थी को सांवेगिक पहचान स्थापित करने की इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देता है। यही अन्यारोपण की प्रक्रिया है। देखिए कि अन्यारोपण किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ भी ट्रांसफेरेंस का ये उदाहरण है। लाफ्स ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग। हम ये एक अभिभावक का है, ये मनोवैज्ञानिक है और ये रोगी है। तो अभिभावक का उस पर कितना असर रहा है, उनके विचारों का कितना इस रोगी पर असर हुआ है, थेरेपिस्ट इसे जानने की कोशिश एक पिता के स्वरूप में आकर करेगा। यहाँ भी वही बात है कि यह एक पीड़ित है, यह एक मनोवैज्ञानिक है या थेरेपिस्ट है, और बचपन में जो इसने अनुभव किया है वह दूसरे तरीके से यहाँ उत्पन्न हो रहा है। और जो थेरेपिस्ट है वो उसकी माँ की भूमिका में जाकर उसकी परेशानी को समझने का कोशिश कर रहा है। यही अन्यारोपण है। अन्यारोपण तंत्रिका ताप। सेवार्थी अपनी कुंठा, क्रोध, भय और अवसाद जो उसने अपने अतीत में उस व्यक्ति के प्रति मन में रखी थी, लेकिन उस समय उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया था, को चिकित्सक के प्रति व्यक्त करने लगता है। चिकित्सक उस व्यक्ति का स्थानापन्न बन जाता है। इस अवस्था को अन्यारोपण तंत्रिका ताप कहते हैं। इसमें चिकित्सक सेवार्थी के अंतर मनोद्वंद्व से अभिज्ञ होता है, मतलब उसे जानकारी प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए कि ये जो अन्यारोपण तंत्रिका ताप है, धीरे धीरे ये जो चिकित्सक है इसके मनोभावों को हमेशा बैठते बैठते इसके मनोभावों को वह जानने लगता है। सकारात्मक अन्यारोपण, इसमें सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगता है या उससे प्रेम करने लगता है और चिकित्सक का अनुमोदन चाहता है। यहाँ देखिए कि चिकित्सक से उसकी घनिष्ठता बढ़ने लगती है। वह कहता है कि मैं बिल्कुल जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। नकारात्मक अन्यारोपण, इसका प्रदर्शन तब होता है जब सेवार्थी में चिकित्सक के प्रति शत्रुता, क्रोध और अप्रसन्नता की भावना होती है। चिकित्सक ने लाख कोशिशें की उसे उसकी समस्याओं का समाधान करने की, लेकिन व्यक्ति बहुत सहयोगी नहीं है या चिकित्सक उनकी समस्या की तह तक नहीं पहुंचता है, तो वो चिकित्सक के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार या खिन्न व्यवहार करने लग जाते हैं। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यह व्यक्ति परेशानियों से घिरा हुआ है, समस्याओं से, मनोरोग से घिरा हुआ है, लेकिन वह उससे निकलना नहीं चाहता है, यानी और अपने चिकित्सक पर भी विश्वास नहीं करता है। प्रतिरोध, चूंकि अन्यारोपण की प्रक्रिया अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों को अनावृत करती है, जिससे कष्ट का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए सेवार्थ इसका प्रतिरोध करता है
अब प्रतिरोध में भी सचेतन और अचेतन प्रतिरोध की बात आती है। सचेतन प्रतिरोध तब होता है जब सेवार्थ जानबूझकर किसी सूचना को छुपाता है। अचेतन प्रतिरोध तब होता है जब सेवार्थी चिकित्सा सत्र के दौरान मूक या चुप हो जाता है, तुच्छ बातों का पुनः स्मरण करता है किंतु संवेगात्मक बातों का नहीं, सही समय पर चिकित्सा हेतु उपस्थित नहीं होता। चिकित्सक इसे सेवार्थी के सामने रखकर दुश्चिंता, भय, शर्म जैसे संवेगों पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ देखिए कि इस व्यक्ति की कितनी परेशानियां हैं और चिकित्सक उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, उसके मन के अंदर के द्वंद्व को निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर यह अपने आप को नहीं खोलेगी तो चिकित्सक भी उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। अब आता है एक चीज की आमने सामने एवं स्पष्टीकरण। इसे हम कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। यहाँ भी प्रतिरोध शब्द का ही प्रयोग आपकी किताब में किया गया है, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन है तो हमने इसे आमने सामने का नाम दिया है। आमने सामने की प्रक्रिया में चिकित्सक सेवार्थी के किसी एक मानसिक पक्ष की ओर संकेत करता है जिसका सामना सेवार्थी को जरूर करना चाहिए। स्पष्टीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चिकित्सक किसी अस्पष्ट या भ्रामक घटना को केंद्र बिंदु में लाता है। यह घटना के महत्वपूर्ण विस्तृत विवरण को महत्वहीन वर्णन से अलग करके तथा विशिष्टता प्रदान करके किया जाता है। यह देखिए, ये आमने सामने की बातचीत है। निर्वचन। निर्वचन क्या है? निर्वचन एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। यह मनोविश्लेषण का शिखर माना जाता है। यह बाल्यावस्था में भोगे हुए वंचन या अंतः मनोद्वंद पर केंद्रित हो सकता है। चिकित्सक मुक्त साहचर्य, स्वप्न व्याख्या, अन्यारोपण एवं प्रतिरोध की प्रक्रिया में अभिव्यक्त अचेतन सामग्री का उपयोग सेवार्थी को अभिज्ञ बनाने के लिए करता है। किन मानसिक अंतर्वस्तुओं और द्वंद्वों ने कुछ घटनाओं, लक्षणों एवं द्वंद्वों को उत्पन्न किया है, इसे देखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। समाकलन कार्य। प्रतिरोध, स्पष्टीकरण और निर्वचन को पुनरावृत्ति प्रक्रिया में समाकलन क्रिया कहते हैं। यह रोगी को खुद को और अपनी समस्या के स्रोत को समझने में तथा बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है। इसका परिणाम अंतर्दृष्टि है। अब आते हैं अंतर्दृष्टि क्या है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां अचेतन स्मृतियां लगातार सचेतन अभिज्ञता यानी कि जानकारी में समाकलित होती रहती है, मिलती रहती है। ये घटनाएं और स्मृतियां अन्यारोपण में अनुभूत होती रहती है और संकलित की जाती है। जैसे यह प्रक्रिया चलती रहती है, सेवार्थी बौद्धिक एवं सांवेगिक स्तर पर अपने आप को बेहतर समझने लगता है और अपनी समस्याओं के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता है। देखिए, ये अंतर्दृष्टि किस तरह से आती है। ये व्यक्ति परेशान है, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब उसका परावर्तन हो रहा है। फिर वो उसे एक समाधान सूझ जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है। अब यहाँ भी देखिए कि ये बेहद आगे आप जब पढ़ेंगे तो ये बेहद सूझ का सिद्धांत कहते हैं इसे। एक केला लटका हुआ है और ये बनमानुस उसे तोड़ना चाहता है। उसकी छड़ी से वह केला नहीं टूट पाता है। सामने ही उसके कई डब्बे रखे हुए हैं, तो वह एक डब्बे को पर चढ़कर तोड़ने की कोशिश करता है, फिर दूसरे डब्बे को रखता है और फिर उसके बाद डंडे से उसे तोड़ लेता है। कई प्रयासों के बाद अचानक ही उसके दिमाग में ये सूझ उत्पन्न होती है कि इस तरह से वह केले को प्राप्त कर सकता है। उपचार की अवस्थाएं। पहली अवस्था में सेवार्थी नित्य कर्मों से परिचित हो जाता है, विश्लेषक से एक चिकित्सात्मक संबंध स्थापित करता है तथा अपनी चेतना से भूत और वर्तमान की कष्टप्रद घटनाओं के बारे में साथी सामग्रियों की संस्मृति प्रक्रिया से वह कुछ राहत महसूस करता है। दूसरी अवस्था मध्य अवस्था है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। इसकी विशेषता सेवार्थी की ओर से अन्यारोपण और प्रतिरोध तथा चिकित्सक के द्वारा प्रतिरोध एवं स्पष्टीकरण अर्थात समाकलन कार्य है। ये अंततः अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। तीसरी अवस्था समाप्ति की अवस्था है, जिसमें विश्लेषक के साथ
संबंध भंग हो जाता है और सेवार्थी चिकित्सा छोड़ने की तैयारी कर लेता है। तो ये तो थी आज की चर्चा। और अब हम कुछ प्रश्नों को देखें। समाकलन कार्य की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, अन्य आरोपण में क्या शामिल नहीं है, मनोगतिक उपचार में क्या शामिल नहीं है। तो ये दूसरे अध्याय की समाप्ति हुई। हम इस अध्याय के तीसरे भाग को लेकर जल्द ही प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए विदा दें।